हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शशांक कुमार प्रभाकर। मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद स्टडी में स्वागत करता हूं। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं तो मैंने पिछले कई वर्षों से 11th को 12th को एंड नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को पढ़ाया है और मैं आपके सामने पूरा कई वर्षों का अनुभव आज निचोड़ कर रख देने वाला हूं। आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ये बायोलॉजी क्या है, क्या होता है बायोलॉजी। आइए देखते हैं बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है बायोस एंड दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायोस। अब जानते हैं इस बायोस का क्या मतलब है ग्रीक भाषा में और लोगोस का क्या मतलब है। ग्रीक भाषा में बायोस को बोला जाता है सजीव या जीव, ठीक है, और लोगोस को बोला जाता है अध्ययन। ओके साथियों, बायोस को बोला जाता है जीव और लोगोस को बोला जाता है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं बायोलॉजी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। राइट। अच्छा ये बताइए, ये बोर्ड सजीव है या मैं सजीव हूं। ऑब्वियसली मैं सजीव हूं, बोर्ड सजीव नहीं है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर है सजीव और निर्जीव के बारे में, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। सजीवों के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो निर्जीवों से उन्हें अलग करती हैं, जैसे कि श्वसन क्रिया। राइट। जैसे हम बोल सकते हैं उनके अंदर होता है संवेदनशीलता का गुण, संवेदनशीलता का गुण होता है, और उनके अंदर उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं, जिसमें पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में आती हैं। और क्या करता है सजीव, प्रजनन करता है। और क्या करता है सजीव, गति करता है। और क्या करता है सजीव, वृद्धि करता है। ये आपने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो सजीव क्या है, जो इन लक्षणों को फॉलो करता है वो होता है सजीव। और बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे सजीवों का अध्ययन। राइट। तो सजीवों का अध्ययन क्या होता है, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी। आगे चलते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हम बिल्कुल बारीकियों को समझेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जो बायोलॉजी में कुछ नहीं जानता है वो एकदम हीरो बनने वाला है। आप देखते रहिएगा, लगातार बने रहिएगा बस। आगे हम देखते हैं ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द कहां से आया। ठीक है, बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले दिया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। आई होप आप जानते होंगे इसके बारे में, मगर कोई नहीं, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि कोई भी मकान बनाने से पहले हमें नींव रखनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ओके, तो बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस ने। अब हम जानते हैं बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में। ठीक है, बायोलॉजी के जो जनक हैं वो हैं अरिस्टोटल। राइट। ये स्पेशली नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों अच्छे क्वेश्चन है। लेमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या दिया था, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए विज्ञान में जो जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान बहुत ज्यादा लेंथी है। ठीक है,
ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये चीज बताई गई है कि विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उनमें जो जीव विज्ञान है उसका विस्तार बहुत बड़ा है। भले ही फिजिक्स केमिस्ट्री की अपेक्षा इसमें कॉन्सेप्ट कम है, परंतु ये लेंथी बहुत है। डरने की जरूरत नहीं है, समझते रहिएगा और लगातार बने रहिएगा। बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा ये चीज। ठीक है, आगे अब हम चलते हैं। जीव विज्ञान के कुछ शाखाएं हैं, ठीक है, जिसमें से एक शाखा को डिवाइड किया गया है जंतु विज्ञान, राइट, और दूसरी शाखा को हमारा बताया गया है वनस्पति विज्ञान। ओके, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है, अब मेनली क्वेश्चन आता है कि जंतु विज्ञान एंड वनस्पति विज्ञान क्या है। देखते हैं जंतु विज्ञान। पहले हम एक क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये जीव क्या है और ये जंतु क्या है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों के क्लियर होते हैं। बचपन से जीव जंतु हम एक साथ पढ़ते आते हैं, परंतु हमें ये नहीं पता चलता कभी कभी कि जीव एक ही चीज है या जंतु एक ही चीज है या वनस्पति क्या है। देखते हैं। देखिए, जीव अलग होता है और जंतु अलग होता है। जीव में क्या है, जीव में जो है पादप भी शामिल होता है, क्योंकि पादप भी तो सजीव है ना, वो भी श्वसन क्रिया करता है। और जंतु भी फॉलो करता है श्वसन क्रिया को। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों का कंबाइंड रूप होता है जीव, और जंतु एक जीव का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो जंतु विज्ञान है इसमें हम करेंगे ओनली जंतुओं का अध्ययन, और वनस्पति विज्ञान में हम करते हैं पादपों का अध्ययन। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जनक कौन है जंतु विज्ञान के। देखते हैं, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, आप जानते ही होंगे। और वनस्पति विज्ञान के जनक आप नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्पति विज्ञान के जनक नीट के एग्जाम में एक बार ये पूछा गया था, तो इसके जो जनक हैं वो है थियोफ्रेस्टस। ओके, थियोफ्रेस्टस। ओके, आगे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक हो गए, जंतु विज्ञान के जनक हो गए, और वनस्पति विज्ञान के भी जनक हो चुके हैं। आगे हम लिखेंगे, आपने कक्षा 11 में सारा कुछ पढ़ लिया होगा कि सजीव के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं। ठीक है, सजीव के अंदर कौन कौन से लक्षण हैं। जनन करता है, संवेदनशीलता होती है, प्रजनन और गति करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो आगे अब हम जो है अपना आते हैं जीवों में जनन, जो पहला चैप्टर है जीव विज्ञान का कक्षा 12 का। ओके, जीवों में जनन। तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है मैं उसी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल जितने भी स्टेट हैं, एमपी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सभी के लिए ये चीज बिल्कुल सेम है, और सभी के लिए एक चीज बहुत फायदा करेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है जीवन अवधि। ओके, जीवन अवधि। देखते हैं जीवन अवधि क्या होता है। इसे बोलते हैं लाइफ स्पैन। ओके, जीवन अवधि। अब देखिए, कोई भी जीव है, कोई भी जीव है तो उस जीव का जन्म तो होता है। ओके, जन्म के बाद वो कुछ चीजों को फॉलो करता है। जैसे जन्म के बाद उसकी जो है एक अवस्था आती है, जैसे जन्म के बाद वो एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद वो प्रजनन करता है, प्रजनन करने के बाद वो जीर्ण अवस्था मतलब बुढ़ापे वाली अवस्था में आता है, और उसके बाद क्या हो जाती है, उसकी नेचुरल डेथ मतलब प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या करता है, वयस्क होता है। ठीक है, वयस्क होने के बाद वो क्या करता है, जनन करता है। जनन करने के बाद उसकी कौन सी अवस्था आ जाती है, जीर्णावस्था। ओके, जीर्णावस्था, क्लियर। जीर्णावस्था के बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बट बहुत अच्छे से ये चीज गौर करनी है हमें, ये जो मृत्यु हो रही है ये मृत्यु प्राकृतिक, ओके, प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना इस बात पे, प्राकृतिक मृत्यु।
ठीक है। तो अब हम इस चीज को, जीवन अवधि को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मतलब किसी भी जीव के जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे हम बोलते हैं जीवन अवधि। ठीक है, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल है जीवन अवधि। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वरना हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका जन्म सन 2000 में हुआ, ओके, और उस व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है 2050 में, तो उस व्यक्ति का जो जीवन अवधि होगा वो होगा 50 वर्ष। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे अब इस चीज को। आगे हम देखते हैं, यदि व्यक्ति की डेथ 2050 में ना होकर एक्सीडेंटली 2025 में हो जाती है, कितने में हो जाती है, 2025 में, तो उस व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन होगा, जो जीवन अवधि होगा, वो कितने वर्ष का होगा, 25 वर्ष। परंतु ध्यान रखना, इसे हम जीवन अवधि मनुष्य की नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पे जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। जीवन अवधि की परिभाषा है, जीव के जन्म से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है वह उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। आई होप आपको जीवन अवधि बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं, जीवन अवधि के बारे में देखते हैं और क्या क्या बातें हमें एनसीईआरटी बताता है जीवन अवधि के बारे में। ओके, चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी जो बुक है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिएगा, बिल्कुल अपने सामने रखिएगा, चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत बारीकियों को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, आपकी बुक में 14 जीव दिए गए, आप पेज नंबर 2 खोल के देखिए, वहां पे आपको जीवों की कुछ लिस्ट मिलेगी पहले चैप्टर में। ठीक है, जिसमें कुछ जीव के डायग्राम दिए हैं, चित्र दिए हैं, उनके नीचे कुछ की तो जीवन अवधि लिखी है परंतु कुछ की जीवन अवधि नहीं लिखी। ठीक है, तो उनमें लगभग 5 जीवों की जीवन अवधि बुक में दी गई है एनसीईआरटी में, और 9 जीव जो हैं उनकी जीवन अवधि को नहीं दिया गया, वो हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा जीव आता है, इसमें आता है एक जीव होता है हाथी। ओके, मैं लिखता चल रहा हूं, आप ये चीज बताते चलिए कि हाथी का जीवन अवधि कितना होता है। बताइए हाथी का कितना होता है, बताइए। गाय का जीवन अवधि कितना होता है, बताइए। केला का जो पेड़ होता है उसका जीवन अवधि कितना होता है, बताइए। गुलाब का जीवन अवधि कितना होता है, गुलाब, आप बिल्कुल बताते चलिए, गुलाब का जीवन अवधि कितना होता है। आप बताइए धान का जीवन अवधि कितना होता है, जिसे हम चावल बोलते हैं। ओके, तो इसका जीवन अवधि कितना होता है। आगे बताएंगे बरगद का जीवन अवधि, बैनियन ट्री, बरगद का जीवन अवधि कितना होता है। आगे हम देखेंगे, आगे दिया है घोड़े का जीवन अवधि कितना होता है। ओके, आगे हम देखेंगे एक होता है फ्रूट फ्लाई, मतलब फल मक्खी दे रखी है उसमें, फल मक्खी। ओके, फल मक्खी का जीवन अवधि कितना होता है। कितने हो गए हैं ये हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आगे अब हम देखते हैं हमारा एक जो जीव रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। 9 जो जीव है वो होता है हमारा कुत्ता। ओके, जल्दी से अब आप अपनी मैच करते चलिए, आपने क्या लिखा था, आपका सही है या गलत है, देखते चलेंगे। जो हाथी का जीवन अवधि होता है वो 60 से 75 वर्ष। ओके, 60 से 75 वर्ष होता है जीवन अवधि किसका, हाथी का। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, गौर कीजिएगा, इनमें से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको दे दिया जाएगा इसका जीवन अवधि इतना है, आगे दे देगा 25 वर्ष है, 50 है, 30 है या 60 है। तो आपको मेनली इन चीजों को एकदम करेक्टली ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे गाय है, गाय का जीवन अवधि कितना होता है, 25 वर्ष। ओके,
आगे हमारा आता है केला, इसका जीवन अवधि कितना होता है? लगभग 25 वर्ष। ओके। गुलाब का जो होता है वो होता है लगभग 7 से 10 वर्ष। ओके, वही गुलाब। ओके। चावल का होता है हमारा 4 माह, ठीक है, 3 से 4 माह होता है। बरगद का हमारा होता है 200 से 250 वर्ष, ठीक है। मेनली इसमें 200 वर्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घोड़े का हमारा होता है 50 वर्ष लाइफ स्पैन। ओके। फल मक्खी का होता है 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते का, ठीक है, 2 सप्ताह का होता है। कुत्ते का कितना होता है बताएंगे? 25 वर्ष। ओके। अब ये जो है ये जो 5 जीव हैं ये आपको याद करने हैं। ओके, आपकी बुक में दिए हुए हैं और आप अगली वीडियो की कमेंट्स में इन्हें बताएंगे। ओके। अब देखते हैं हम, एक बात आप नोट करके लिखिएगा जीवन अवधि के बारे में, कि जो जीवन अवधि है इस जीवन अवधि को हम जीव के आकार के हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे। ओके। जो जीवन अवधि होती है किसी भी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करती है। ओके। क्योंकि हाथी कितना बड़ा है, ठीक है, ये अलग है, इसका साइज अलग है, ठीक है। देखो कुत्ते से बड़ी होती है गाय, दोनों का जो लाइफ स्पैन है 25 वर्ष है। तो मतलब हम जो है उसकी बॉडी के आकार को देख के लाइफ स्पैन डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आपकी नीट एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नीट में क्वालिफाई होना है, बोर्ड में 95% प्लस नंबर लाने हैं, तो आप बने रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं, थोड़ी सी मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज से नोट कीजिएगा, नीट में पूछा जा चुका है भाई, बिल्कुल कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए। नोट करेंगे, आज से 2000 करोड़ वर्ष, आज से 2000 करोड़ वर्ष पूर्व जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था? ब्रह्मांड का। ओके, ब्रह्मांड। आप मेरी बर्तनी पर मत जाइएगा, थोड़ा सा ब्रह्मांड की बर्तनी आप, ठीक है। आगे हम दूसरी चीज देखेंगे, आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने? 450 करोड़ वर्ष पूर्व जो निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था? हमारी जो पृथ्वी थी उसका निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, एकदम 3 स्टार बना लीजिएगा इसके ऊपर, क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें से जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, आज से 200 करोड़ वर्ष पूर्व, 200 करोड़ वर्ष पूर्व किसका निर्माण हुआ था? निर्माण हुआ था जीवन की उत्पत्ति, पृथ्वी पर जीवन आ गया था भाई, जीवन की उत्पत्ति। ओके, नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बार बार मैं बताऊंगा जो जो चीजें जरूरी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारी चीज आती है 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, मतलब 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो हमारा निर्माण हुआ था वो किसका हुआ था भाई? गौर करेंगे इस चीज पे, मानव के पूर्वज, मानव के पूर्वज आ गए थे और ध्यान रखेंगे जो किसके समान हुआ करते थे? कपी के। किसके समान थे? कपी के समान। कपी आप जानते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो मानव के पूर्वज हैं वो किससे मानव बना है? चिंपैंजी, बंदर से। तो बंदर को कपी बोला जाता है, तो कपी के समान हुआ करते थे। ओके, कपी के समान हुआ करते थे, ठीक है। अब देखते हैं, लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के पूर्वज आ गए थे, ठीक
ठीक है। मानव के पूर्वज 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व थे। और एक बात आप देख पा रहे होंगे, आज भी मानव का अस्तित्व जिंदा है। आप देख पा रहे होंगे आज भी मानव का अस्तित्व जिंदा है। तो मानव ने ऐसे कौन से प्रोसेस को फॉलो करा, कौन सी प्रक्रिया को फॉलो करा कि मानव का अस्तित्व आज भी जिंदा है? तो वो प्रोसेस था हमारा प्रजनन। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, प्रजनन मतलब जनन भी बोलते हैं इसे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, हम बहुत सिंपल चीजें पढ़ेंगे, परंतु हम बारीकियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्रजनन, अब देखते हैं प्रजनन क्या होता है। प्रजनन, ठीक है, टॉपिक हमारा अगला आता है प्रजनन, जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो नाम में क्लियर हो जा रही हैं। नाम से मैं आपको बता देता हूं। री एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का आप बहुत अच्छे से मीन समझते होंगे। प्रोडक्शन मतलब किसी चीज को नए तरीके से उत्पादित करना। ओके, और री मतलब फिर से, रिप्रोडक्शन फिर से प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो प्रजनन को अब हम समझते हैं। प्रजनन क्या होता है? देखिए, आज से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव आगे थे, आज भी मानव है। तो उन्होंने क्या ऐसी प्रक्रिया करी जो आज भी उनका अस्तित्व जिंदा है? तो वो प्रोसेस था प्रजनन। ठीक है, जानते हैं। देखिए, कोई भी जीव हो उसकी एक जाति होती है और उसका एक वंश होता है, जीनस एंड स्पीसीज। ओके, जीनस एंड स्पीसीज आप बहुत अच्छे से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, जैसे मनुष्य का जीनस होता है क्या? होमो, एंड सेपियंस जो होता है वो होता है स्पीसीज, मतलब वंश होमो और जाति स्पीसीज। तो हर एक जाति के जीव का वंश होता है और जाति होती है अलग अलग। ओके, तो कोई भी जीव, देखते हैं हम प्रजनन की परिभाषा। कोई भी जीव अपने वंश एवं जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने वंश एवं जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिस प्रक्रिया को फॉलो करता है या अपने समान संतति उत्पन्न करता है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? प्रजनन। ओके, कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? प्रजनन। ठीक है, एक बार नोट करेंगे परिभाषा। अपनी जाति तथा वंश के निरंतरता को बनाए रखने के लिए जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है, यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ओके, आई होप आपको प्रजनन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, नोट कीजिएगा, इस पृथ्वी पर 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 70 लाख जीवों की जातियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि मैं अलग हूं और दूसरे इंसान अलग है, ऐसे 1 करोड़ 70 नहीं, मनुष्य एक जाति काउंट होगी। ठीक है, पशु एक जाति, ऐसे ही पूरी पृथ्वी पर लगभग 1 करोड़ 70 लाख जातियां पाई जाती हैं। तो क्या ये सब एक ही तरीके से प्रजनन करते होंगे? नहीं, प्रजनन करने का एनसीईआरटी ने 2 तरीके बताए हैं। इन दोनों को हम देख लेते हैं। दोनों क्या है? एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, नोट्स आप छोटी छोटी बातों को नोट कीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बट आप यहां पे बारीकियों को समझें। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, समझ में आ गया, तो आप किसी भी बुक को उठा के पढ़ लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी बायोलॉजी आज के बाद। ठीक है, कंटिन्यू बने रहेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लैंगिक
जनन एंड अलैंगिक जनन को डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, थोड़ी सी ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सारे का सारा एनसीईआरटी पर बेस्ड है। चलिए डिटेल में जानते हैं लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को देखते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या होता है ये, कैसे ये एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके भाग हैं ये, रिप्रोडक्शन के, जनन के। देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखनी है। अलैंगिक जनन में जो है ओनली एक ही जनक प्रेजेंट होता है, सिंगल पेरेंट सेल, मतलब एक ही जनक उपस्थित होता है संतान की उत्पत्ति करने के लिए, मतलब संतति का निर्माण करने के लिए। परंतु लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, यहां पे दो विपरीत लैंगिक अंग वाले जीवों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब दो पेरेंट सेल। ठीक है, जैसे यदि हम मनुष्य में लें तो मेल फीमेल मतलब नर व मादा अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, और कौन सा जनन को फॉलो करते हैं, लैंगिक जनन को। देखिए थोड़ी सी मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नर और मादा, नर और मादा। देखते हैं इसमें जब नर होता है तो इनमें गैमेटोजेनेसिस होता है, मतलब युग्मकों का निर्माण होता है, नर से नर युग्मक बनता है। क्या बनता है, युग्मक। और नर युग्मक क्या होता है भाई, शुक्राणु, शुक्राणु होता है, मतलब शुक्राणु। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ओवा, मतलब अंडाणु। अब ये दोनों जब आपस में संलयित करते हैं, संलयन करते हैं, ध्यान देना शब्दों पर, ये एनसीईआरटी का शब्द है, संलयन करना। ओके, तो आप मुझे बताइए जब ये संलयन करेंगे तो ये जो ओवा है मतलब अंडाणु और शुक्राणु, तो इसमें शुक्राणु अंडाणु के पास जाता है या अंडाणु शुक्राणु के पास जाता है, बताइए आप। देखिए जब संलयन हो जाएगा तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संलयन के बाद निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। ओके, जब निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद जो बनता है उसे बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज मतलब जाइगोट, कहीं कहीं आपको जाइगोट देखने को मिलेगा, बट एनसीईआरटी का शब्द है युग्मनज। ओके, अब युग्मनज धीरे धीरे किस में बदलता है, एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण बनाता है, और एम्ब्रियो से ये क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, मतलब नया जीव, ये नए जीव में आ जाता है। तो मतलब इससे जो संतति उत्पन्न हो रही है इसमें दो अलग अलग पेरेंट सेल है ना, ये देख रहे होंगे, नर एंड मादा। ठीक है, अब देखते हैं इधर, उधर सिंपली युग्मकों का निर्माण हो रहा है लैंगिक जनन में, परंतु अलैंगिक जनन में जो है युग्मक का निर्माण नहीं होता, अभी युग्मक निर्माण नहीं बनेंगे इसमें। ठीक है, युग्मक नहीं बनेंगे। नेक्स्ट चीज हमारी यहां पे आती है, जब यहां पे युग्मक बन रहा है, इधर निषेचन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इधर जो है निषेचन भी नहीं होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन में जो है निषेचन नहीं होगा क्योंकि युग्मक ही नहीं है। आगे नेक्स्ट हमारी चीज आती है, जैसे इसमें जाइगोट बन रहा है तो अलैंगिक जनन में जाइगोट भी नहीं बनेगा। क्लियर, आगे हम देखते हैं, इसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है, भी इसमें होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री। और इसमें जो होता है, इसमें दोनों प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री भी। ठीक है, दोनों हो सकते हैं इसमें। इसमें ओनली समसूत्री विभाजन होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो संतति उत्पन्न होती है वो हूबहू अपने जनक के समान होती है, समझ रहे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को आप नोट कीजिएगा। क्लोन, क्लोन पूछा जा चुका है क्वेश्चन की, क्लोन क्या है, क्लोन कौन से जनन में बनता है, मतलब अलैंगिक जनन में। ठीक है, क्लोन क्या है, क्लोन जब अलैंगिक जनन में
एक ही जनक से संतति उत्पन्न होती है तो वो हूबहू अपने जनक के समान होती है, इसलिए उस संतति को क्लोन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, नीट में स्पेशली पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें पाई जाती हैं विभिन्नताएं, ये जो है विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्नताएं, ओके, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, देखते हैं अभी क्लियर हो रहा होगा। मतलब विभिन्नताएं क्यों, अब देखिए आप हो, क्या आप हूबहू अपने पेरेंट के समान हो? नहीं, बिल्कुल कुछ आप लक्षण हो सकते हैं पेरेंट के आपके अंदर, थोड़े बहुत दिख सकते हो एक से, परंतु बिल्कुल उनके समान नहीं हो। आप में और उनमें कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो लैंगिक जनन में क्या पाई जाती हैं? विभिन्नताएं। और अलैंगिक जनन में जो होता है क्लोन का निर्माण होता है, वो हूबहू अपने पेरेंट के समान होते हैं। क्लियर? विभिन्नता। देखिए अभी भी यदि आपको समझ नहीं आया तो अब समझ आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से। मान लेते हैं हम एक लाल कलर की, मतलब रेड कलर की आपके पास में एक मोमबत्ती है भाई, ओके, कैंडल है, ठीक है, और इधर दो अलग अलग कैंडल है आपके पास। देखिए एक रेड कलर की और दूसरी है आपके पास सफेद कलर की, मतलब व्हाइट। क्लियर? सफेद कलर की एक कैंडल है। अब देखिए आपने इस रेड कलर की कैंडल को मेल्ट किया, पिघलाया, ठीक है, और पिघलाने के बाद उसका थोड़ा सा अलग भाग लेके गए तो वो भाग भी कैसा रहेगा? लाल रहेगा। ओके, इसमें कोई भी चेंज नहीं आने का, ठीक है। उसका छोटा सा भाग काट लो कैंडल का तो भी वही कलर आएगा ना, क्योंकि वो सिंगल है। बट इधर क्या होगा, ठीक है, दोनों का छोटा छोटा भाग काटा जाएगा तो इसमें दोनों का जो कलर आ जाएगा वो आ जाएगा भाई गुलाबी, मतलब पिंक कलर का आ जाएगा, गुलाबी। इस चीज से आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि दो अलग अलग जनक की जरूरत पड़ रही है लैंगिक जनन में, और जो संतान उत्पन्न हो रही है, संतति हो रही है, बिल्कुल इसमें विभिन्नताएं आ रही हैं। क्योंकि ना तो ये लाल है ना ये सफेद है, ये कैसी है? बिल्कुल इन दोनों से अलग है, मिलता जुलता रूप है इन दोनों का, परंतु एक सी नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, ये है सिंगल, तो ये लाल है तो ये भी लाल है, इसलिए ये कैसी है? बिल्कुल हूबहू अपने जनक के समान है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं क्लोन। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं और कैसे हम इसे अलग कर सकते हैं। देखते हैं इसमें जो है जनन दर अधिक होती हुई, जो ये अलैंगिक जनन है इसमें जनन दर अधिक होती है, परंतु इसमें जनन दर इसकी अपेक्षा कम होती है, क्योंकि इसमें जो है कुछ टाइम पीरियड डिसाइड होता है भ्रूण को डेवलप होने के लिए, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड डिसाइड होता है। बट इसमें उसकी अपेक्षा बहुत जल्दी चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं और कैसे ये चीज अलग हो सकती है। आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो रही होगी। आज के बाद आप अलैंगिक और लैंगिक जनन का अंतर बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। देखिए जैसे अलैंगिक जनन को करता है अमीबा करता है, ठीक है, अमीबा, ठीक है, और कुछ प्लांट्स में होता है, इसके हम अभी टाइप पढ़ेंगे बहुत सारे, ठीक है। और लैंगिक जनन का एक मेनली उदाहरण आप याद रखेंगे मनुष्य, ठीक है, मतलब डिफरेंट सेक्स ऑर्गन जो रखते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम जो है अलैंगिक जनन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अलैंगिक जनन के कुछ भाग दिए गए हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन के कुछ भाग हैं, इसे सारे को साफ कर देते हैं, शुरू से देखते हैं। देखिए पहला भाग जो है विभाजन, ठीक है, विभाजन मतलब फिजन, फिजन, ठीक है। दूसरा भाग होता है इसका मुकुलन, मुकुलन, इन्हें हम डिटेल में जानेंगे अभी, मतलब बडिंग, ओके। तीसरा भाग होता है इसका
पुनरुद्भवन मतलब पुनर्जनन, इसे बोलते हैं हम रीजनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है विखंडन। विखंडन को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन। आगे हमारा आता है बीजाणु जनन। बीजाणु जनन, ठीक है। बीजाणु जनन को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारा और लास्ट आता है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, इसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ओके, ये 6 टाइप हैं, आप इन्हें नोट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एनसीईआरटी के हिसाब से पहले चैप्टर में। ठीक है, इन्हें हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इनके कुछ छोटे छोटे भाग हैं जो आगे बताए गए हैं। ठीक है, आगे हम इसे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया, इससे रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो क्लोन होते हैं वो कौन से जनन में बनते हैं, लैंगिक जनन में बनते हैं या अलैंगिक जनन में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है भाई आपका, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बरगद की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। ओके, थैंक यू।